हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है राइट इज शॉर्ट नोट्स ऑन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद एग्जांपल। 5 मार्क्स का है। देखिए, सबसे पहले हमें एरे समझना है कि एरे होता क्या है और एरे का ऑब्जेक्ट तो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करके बताऊं। अभी प्रोग्राम में भी आएंगे और पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे हम चीज को कि एरे का ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, अगर मान लो एरे को डिनोट करते हैं कुछ इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर लेट से मैंने इसके अंदर मान लो 3 अगर लिख दिया तो ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो देखिए, ये जो करेगा आपका एक इंडेक्स के थ्रू काम करता है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपकी मेमोरी स्टोर करके रखेगा तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे जिस तरह ये 0 चलेगा, फिर यहाँ पे आपका होगा 1, फिर होगा 2 और फिर होगा 3। तो ये कहीं ना कहीं पे आपकी 4 मेमोरी को स्टोर कर लेगा। ये क्लियर है। एरे को हमेशा हम ऐसे ही डिनोट करते हैं 3 से। लेट से मैंने ए लिख दिया और ये 3 है तो ये एरे में ऑब्जेक्ट इसका स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया। लेट से अगर मैं इसी का नाम देके सपोज दैट मैं यहाँ पे ए करके और यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा कि भैया 2 आ जाना चाहिए यहाँ पे, तो 2 के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, जो मैं स्टोर कराऊंगा, जो मैं दूंगा, वो वैल्यू मेरी प्रिंट हो जानी चाहिए डिस्प्ले। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत। जल्दी से थ्योरी पे आए तो इन C प्लस एरे ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यही समझा रहा था, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप 100 दे देंगे यहाँ पे तो ये 101 का ऑब्जेक्ट होल्ड कर लेगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दिस सेम क्लास टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिजियस कैसे चल रही है? ये कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज एन ऑब्जेक्ट। यू कैन एक्सेस इट्स डेटा मेंबर एंड डेटा मेंबर फंक्शन यूजिंग द एरे इंडेक्स। अब डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन क्या है अभी हो जाएगा क्लियर, थोड़ा पेशेंस रखिए बस। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि किसी तरह अपना इंडेक्स में इस तरह स्टोर करके रखता है यहाँ पे। अब सिंटेक्स का देखेंगे तो सिमिलरली डिक्लेयर इन एरे एनी अदर डेटा टाइप्स, एग्जांपल एरे नेम और यहाँ पे साइज दे दिया मैंने। कोई नहीं हुआ क्लियर, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट इन द एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग ए कंस्ट्रक्टर। इफ नो कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फॉर ईच ऑब्जेक्ट। अब सर ये कंस्ट्रक्टर कहाँ से आ गया? ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है? देखिए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक कंस्ट्रक्टर जो आप बनाते हैं, मतलब कोई भी चीज आपने दिया तो कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर का कुछ ना कुछ सिंटैक्स होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे है अभी हम प्रोग्राम की। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने VS में आ गए हैं। यहाँ पे पहले मैंने अपना हेडर फाइल दी IO स्ट्रीम इनपुट आउट। स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड रहेंगे, इसीलिए मैंने स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन का यूज किया। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैंने यूज किया ताकि मेरे को स्कोप रेजोल्यूशन का यूज ना करना पड़े। फिर उसके बाद मैंने करा क्या, क्लास स्टूडेंट, मतलब एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, जिसमें मैंने प्राइवेट में स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग नेम किसमें स्टोर होगा जी? स्ट्रिंग में। जितने भी कैरेक्टर वर्ड होंगे वो स्ट्रिंग के अंदर आएंगे। तो इसीलिए मैंने स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। और इंट में एज आ गया, मतलब इंटीजर टाइप में एज क्या होता है भाई? एज तो कोई कैरेक्टर वर्ड तो किसी का हो नहीं सकता। एज तो नेचुरली बात है 20, 21, 22, तो इसीलिए मैंने इंट यूज किया। नेम में किसी का डिजिट तो आ नहीं सकता, अल्फाबेट आएगा, इसीलिए मैंने स्ट्रिंग यूज किया। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। फिर पब्लिक देखिए, मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको याद कर लीजिएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है, और अगर मान लो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देना पड़े तो ये ऐसा ही सारे सिंटेक्स यूज होंगे। अगर आप नीचे देखेंगे तो स्टूडेंट है तो क्लास का स्टूडेंट लिया। पैरामीटर ध्यान से देखिएगा, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या करा, पैरामीटर के अंदर मैंने कुछ अपने बिहेवियर दिए। पैरामीटर कंस्ट्राइड। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को मैंने बोला कि n होना चाहिए, मतलब मैंने एक नाम दे दिया। आप दीजिए ना BC, लेकिन n क्यों दिया? ताकि रीडेबल हो। वहीं इंट को मैंने a दिया। इंट को a क्यों? एज है। तो ये चीज मेरे को यहाँ पे कॉलम देखिए, यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा जो नेम जो है वो n है और एज जो है a है। फिर करली ब्रेसेस देते हैं लास्ट में। ये क्या सिंटैक्स है, इसे याद कर लीजिएगा। कोई भी अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पूछे तो आंख बंद करके ये एकदम पूरा जो है आप सुना दीजिएगा। और मान लो पैरामीटराइज है तो इसी तरह कंस्ट्रक्टर काम करेगा। देखिए, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर ये चीज आ गई। और अननोन है तो हमारा अननोन तो है नहीं, हमारा तो नोन है भैया। तो नेम पे मैंने क्या करा, n कर दिया, और एज इसने 0 दिया था तो मैंने a कर दिया। भैया नाम दे दिया ना मैंने। अब आ जाते हैं मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स। अब मेंबर फंक्शन क्या है देखिए। तो मेंबर हमारे कौन कौन से हैं? नेम
नेम हो गया और एज हो गया यहाँ पे, तो वॉइड डिस्प्ले में मैंने कॉन्स्ट यूज किया। अब सर कॉन्स्ट क्यों? देखिए कॉन्स्ट होता है कि आपकी चीजों को बना के, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं हो सकती, इस तरह समझते हैं। तो कॉन्स्ट जो है डुप्लीकेसी, मतलब कॉपी ना हो, मतलब कोई भी अदर वैल्यू ना दे, इसीलिए हम इसे कॉन्स्ट करते हैं। तो वॉइड डिस्प्ले में मेरा सिर्फ सी आउट इंसर्शन देके मैंने नेम बोला तो नेम प्रिंट होना चाहिए, एज बोला तो एज प्रिंट होना चाहिए। ये सिंटेक्स याद कर लीजिएगा, आउटपुट के लिए हमेशा ऐसा ही सिंटेक्स यूज होता है। और एंड हम नेक्स्ट लाइन के लिए करते हैं, और यहाँ पे जो मैंने सेमीकोलन दे दिया, अपनी लाइन को बोल दिया कि ये लाइन टर्मिनेट हो गई है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में जो ये दिया अपना सेमीकोलन, मतलब मेरा क्लास टर्मिनेट, मतलब मेरा क्लास एंड हो गया यहाँ पे। तो ये C++ के अपने सिंटेक्स है, इसे हमेशा याद रखिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी एक क्लास बन गई। आई होप कि जितना डीपली मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने वाली बात है, इसको तो इग्नोर ही कर दो ये तो। अब देखिए मेन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया मेन मेथड। तो मेन मेथड में क्रिएट एन एरे ऑफ 3 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका थोड़ा कंसंट्रेट चाहिए फ्रेंड मेरे को, तभी आपको पूरे प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। देखिए स्टूडेंट है तो मैंने एक स्टूडेंट का नाम दे दिया, स्टूडेंट्स लिख दिया, और उसको मैंने बोल दिया कि 4 मेमोरी, मतलब 3 मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 0 1 2 3, आप 3 तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर ये क्या कर दिया, देखिए मेन ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मेन फंक्शन पे बनाने के लिए एक क्लास का मैं नाम देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्या बनाया था, स्टूडेंट। तो मैंने ये क्या नाम दे दिया यहाँ पे, स्टूडेंट ही इसका नाम दे दिया, मतलब एक इसका ऑब्जेक्ट बना के एरे में स्टोर कर दिया। अगर मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्लास का ही नाम आता है, आप लेट से लिखिए ना, यहाँ पे खाली एस लिख दीजिएगा बस, और जितनी जगह यहाँ पे है तो यहाँ पे सबको एस कर दीजिएगा, तो आपका फिर भी प्रोग्राम रन होगा। तो मैं करके दिखाता हूँ लेट से आपको, एस एस एस, और यहाँ पे मेरे को जो देना पड़ेगा एस, अभी नीचे भी आएंगे हम, एस, और कंट्रोल एस करूँगा मैं और रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम फिर भी रन करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ क्लास जो बनाया, इसका ऑब्जेक्ट में एस, उसको मेमोरी ऑब्जेक्ट मेमोरी दे दी मैंने 3। तो थ्योरी में कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास स्टोर कॉन्टिजियस मेमोरी। तो यही है, क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे एस क्या हो गया, एस आ गया, और एस में हमने 3 दे दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सबको स्टूडेंट ही कर देता हूँ, सो दैट कि इसीलिए हम पूरा वर्ड लिखते हैं क्योंकि प्रोग्राम हमारा अंडरस्टैंडेबल हो। चलिए जी सर, आपने स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मान लिया आपने एक क्लास का जो नाम बनाया था उसका क्लास का नाम दे दिया, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम नाम देते हैं और एरे स्टोर करके अपने लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है जी। अब देखिए पैरामीटराइज, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट। तो मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट जो है तो पहले इंडेक्स में डिफाइन किया, तो इंडेक्स में पहले क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और एक 3 भी आएगा। लेकिन मैंने अभी 1 2 तक ही लिया है आपको समझाने के लिए। मैंने इसमें क्या कहा था, अगर मैं 3 स्टोर करूंगा तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अगर एक ही है तो स्टूडेंट में 0 1 2 आ गया। अब मैंने कहा कि इसके अंदर 0 के अंदर बराबर मैंने कहा कि एक स्टूडेंट जो क्लास है स्टूडेंट का, उसके अंदर एक रवि डाल दो। तो रवि क्या है, स्ट्रिंग एक नेम है और इंट एक एज है। तो क्लास में मैंने ऊपर क्या लिखा था, स्ट्रिंग में नेम है और इंट में एज है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अपना रवि में नाम दे दिया और यहाँ उसका एज दे दिया। इसी तरह सेकंड, इसी तरह 2 दे दिया। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट में मैंने करा क्या कि अब ये तीनों प्रिंट कैसे होंगे देखिए। तो डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट में मैंने एक लूप चला दिया। तो इस लूप चलाने के लिए मैंने बोला इंट आई इज इक्वल टू आई, असाइनमेंट ऑपरेटर 0 किया, और i लेस देन 3 है तो प्लस प्लस हो जाओ, और स्टूडेंट i डॉट डिस्प्ले कर दो। तो i डॉट डिस्प्ले कैसे होगा यहाँ पे, तो डिस्प्ले में तो नेम एज आ जाएगा। तो ये नेम एज कैसे होगा, एक एक कैसे चलेगा, लूप कैसे काम करेगा, वो चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए लेट से पहले i की वैल्यू क्या है, i बराबर 0 है, तो इंट में क्या है, i 0 है, ठीक है सर, मान लिया i 0 है। तो i की वैल्यू मेरी 0 आ गई, तो 0 लेस देन 3 है भैया, ये तो अपना क्या है, ठीक है,
कि 0 जो है 3 से छोटा है, 0 लेस देन 3, मतलब 0 जो है 3 से छोटा है तो ट्रू हो गया। तो भैया यहाँ पे जो है I लेस देन, तो 0 लेस देन 3, ठीक है ना भाई, 3 से छोटा है तो 3 से जैसे ही छोटा है तो वो 0 को प्रिंट करा देगा, यहाँ पे 0 को प्रिंट कराएगा आपका 0, यहाँ पे आपके फंक्शन को 0 को प्रिंट कराएगा। यहाँ पे स्टूडेंट I में 0 प्रिंट होगा, तो 0 का इंडेक्स क्या कह रहा है, स्टूडेंट और रवि, स्टूडेंट रवि और ये 20 आ गया। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर मैं करूंगा तो नेम रवि और एज 20 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे नेम कैसे इसने करा, तो ये डिस्प्ले कहीं ना कहीं इस पे जाएगा, यहाँ पे इस पे जाएगा डिस्प्ले पे, डिस्प्ले कॉन्स्ट पे, तो नेम आ जाएगा। तो नेम क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो नेम डिस्प्ले करेगा, तो नेम में मैंने क्या असाइन करा हुआ है, अपना नाम, यहाँ पे रवि किया हुआ है तो ये रवि हो जाएगा। और एज इसका देखेगा तो एज क्या है, 20 है, तो एज किसको देखेगा, ये एज देखेगा यहाँ पे स्ट्रिंग नेम और इंट एज, इसी तरह ये काम करेगा। तो ये पैरामीटराइज के थ्रू देखेगा। तो यहाँ पे मेरा 0 पे मेरा रवि प्रिंट है, तो मेरा रवि प्रिंट हो गया यहाँ पे। चलो जी, फिर I की वैल्यू मेरी क्या बन गई, अब I की वैल्यू 1 बन गई। भाई 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ठीक है। तो I लेस देन 3 है, हाँ 3 है, ट्रू है। तो 1 पे जो मेरा इंडेक्स रहेगा, 1 पे जो इंडेक्स रहेगा यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू फिर प्रिंट हो जाएगी। उसी तरह 2 की प्रिंट हो जाएगी। फिर जब I लेस देन I इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 जो है अपना 3 लेस देन 3 है, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू तो नहीं है ना, तो इसीलिए ये फॉल्स होके मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और सक्सेसफुली रिटर्न 0 करके मेरा प्रोग्राम जो है रन कर जाएगा। तो इसी तरह कुछ ड्राई रन करके मैंने दिखा दिया कि अपना एरे कैसे काम करता है और कैसे है। तो जब भी आपसे कोई पूछे तो एरे क्या है, तो एरे कलेक्शन ऑफ डाटा इन कॉन्टिजियस मेमोरी, यहाँ पे बता रखा है ना कॉन्टिजियस मेमोरी, तो वही है। तो मैंने एक एग्जांपल के भी थ्रू समझा दिया आपको कि एरे क्या है, और ईच एलिमेंट ऑफ एरे ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस इट्स डेटा मेंबर। तो अपनी डेटा मेंबर कहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे डेटा मेंबर, ये देखिए यहाँ पे ये नेम है, ये है, तो डेटा के अंदर ये सारे मेंबर अपने कितने आ गए यहाँ पे, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमसे पूछ रहा है लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब यार ये इनहेरिटेंस है होता क्या है, आल्सो डिस्कस मल्टीपल इनहेरिटेंस, 5 मार्क्स का है। चलिए जी, तो देखिए इनहेरिटेंस का इसने कहा था लिस्ट, तो एक होता है सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल्स, हाइब्रिड्स इनहेरिटेंस। लेकिन सर सबसे पहले तो हमें इनहेरिटेंस बता दीजिए कि होता क्या है। देखिए आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर उसके बाद ग्रैंडफादर के बाद क्या होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, और पेरेंट्स के बाद क्या होंगे, उनके चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर के पास है, जो प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर के पास है, वही प्रॉपर्टी जो होगी आपके पेरेंट्स की भी होगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी होगी। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से इनहेरिटेंस हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से इनहेरिट हो रहे हैं, बस यही है इनहेरिटेंस। अगर मान लो खाली ग्रैंडफादर है उनके पास, मतलब सिर्फ मान लो सिर्फ एक पेरेंट्स है जिसकी शादी नहीं है, कुछ नहीं है ना, उसके चाइल्ड वाइल्ड कुछ नहीं है, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस है। एक बार शादी होके पेरेंट्स हो गई और समझदार उसकी लड़की है, शादी वादी हो गई, तो वो क्या हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस लगा लो उसको। और बच्चे के बच्चे और बच्चे के बच्चे इस तरह हो गए तो मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस लगा दो, जिसके अपने एक क्लास होंगे तो डिफरेंट के अपने ड्राइव्ड क्लास होंगे। तो अब देखिए मेरे से क्लास के बारे में क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि क्लास मैंने पहले ही बता रखा है। अगर आपको क्लास नहीं पता तो आपको क्लास जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना क्लास और ड्राइव्ड क्लास के आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो देखिए ए ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। तो जब भी मैंने मान लो एक क्लास स्टूडेंट नाम का बनाया, मैंने एक पहला क्लास, तो वो मेरा बेस क्लास बनाएगा। फिर जब मैंने दूसरा क्लास बनाया यहाँ पे और उसका नाम दे दिया स्टूडेंट के बाद मान लो सपोज दैट, या टीचर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ड्राइव्ड क्लास। तो सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रोग्राम के जरिए समझा दीजिए। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस में। देखिए सिंगल इनहेरिटेंस में ये दो चीज क्लियर होगी आपको। सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने एक क्लास बनाया एनिमल नाम का, पब्लिक वॉइड गेट कर दिया, मतलब एक मेथड जो है वो क्या है, ईट है, मेथड ईट है, मतलब एनिमल क्या है, खाता है। तो भैया क्या है, एनिमल ईटिंग करके मैंने कर दिया, तो ये एक क्लास बन गई और इसको सेमीकोलन से देके टर्मिनेट कर दिया। एक एनिमल की क्लास है, चलिए जी ठीक है। दूसरी क्लास जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे मैंने डॉग दे दिया और ये अपना कॉलन का साइन देके पब्लिक एनिमल, मतलब इसको मैंने इससे इनहेरिट किया, इसको इससे इनहेरिट किया, तो एक ही ना हुआ, तो पब्लिक वर्ड बार्क है तो बार्किंग है।
तो इसमें क्या हुई अपनी एक ये बेस क्लास हो गई सिंगल इनहेरिटेंस है। मतलब अगर यहाँ सपोज दैट, अब मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ। अब ये तो समझ गया ना कि एक एनिमल बना दिया मैंने और एक क्लास बनाई डॉग की, ठीक है, और उसको मैंने इससे इनहेरिट करके दे दिया। यहाँ पे इंट मीन मेथड में मैंने एक एनिमल का ही नाम लिया और मैंने कहा था कि जिसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसका कोई भी नाम दे दूंगा। तो ऑब्जेक्ट को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए मैं उसी ऑब्जेक्ट को लिखूंगा और डॉट से हम कॉल करते हैं। तो किसको करेंगे? मेथड को। तो मेथड क्या है? ईट है। ईट लिख दिया, पैरेंथेसिस देखे, लाइन को टर्मिनेट भी तो करूंगा, तो टर्मिनेट और रिटर्न 0 सक्सेसफुली रन करने के लिए राइट क्लिक करके रन करूंगा तो यहाँ पे ईटिंग आ जाएगा यहाँ पे मेरा। अब लेट से मैं एनिमल डॉट ईट है, तो मैं यहाँ पे अगर इसे समझाने के लिए अगर आपको मैं यहाँ पे मैं बार्क टाइप करूं तो क्या ये रन होगा? क्यों रन होगा सर? ऑब्जेक्ट तो आप एनिमल का बना रहे हैं और एनिमल के ऑब्जेक्ट से आप बार्क कॉल कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तो ये अपने आप में गलत है, लेकिन सॉल्यूशन सबका है, इसीलिए प्रोग्राम है। तो इसको तो मैं चेंज कर देता हूँ। पहले सिंगल इनहेरिटेंस आ गया। अब देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक ए नाम की क्लास है और दूसरी बी नाम की क्लास है। और मैंने करा क्या कि सी क्लास एक और बनाया और जिसमें मैंने कर दिया क्या, ए को भी इनहेरिटेंस कर दिया और बी को भी कर दिया। अब मैं करूंगा क्या कि सिर्फ ऑब्जेक्ट एक क्लास का बनाऊंगा, मतलब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट को सी नाम दे दिया। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप एनिमल के ही नाम का बनाइएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में। और जो आपकी जो सबसे ड्राइव्ड क्लास रहेगी, ये ड्राइव्ड क्लास है आपकी, तो ये एक बेस क्लास होगा, ये एक, और ये सब बेस क्लास है, ड्राइव्ड क्लास है, डिफरेंट तरीके हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट मेन में क्या किया कि इंस्टेंस कर दिया अपना, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इनिशिएट्स कर दिया इसका, और फिर मैंने इसको इन्वोक किया, मतलब कॉल किया सी डॉट से, मतलब ऑब्जेक्ट से इसको कॉल किया सी। तो फंक्शन ए का कॉल किया, बी का कॉल किया, सी का, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाया? मैंने सिर्फ सी का बनाया ना जी। तो आप देखेंगे ए बी सी तीनों प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए बी सी तीनों प्रिंट हो गए। और यही सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने एक का ऑब्जेक्ट बनाया था और मैं ऊपर वाले से कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस देख लिया, लेकिन मल्टी लेवल क्या है सर? तो मल्टी लेवल में होता क्या है कि आपने ये एक क्लास बनाया सिंगल, वहां पे आपके डबल ड्राइव्ड क्लास होंगे, मतलब एक क्लास होगा तो दो ड्राइव्ड क्लास आप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो ड्राइव्ड क्लास है, क्लास पब्लिक एनिमल इसको भी कर रहा है, फिर पप्पी बना दिया, फिर पब्लिक क्या किया मैंने, डॉग कर दिया। तो ये क्या कह रहा है? ड्राइव्ड। ऐसे चल रहा है, ये मल्टी लेवल वाइज चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने पप्पी का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट वीक बार्क ईट, मतलब वीप बार्क ईट, नीचे से मैंने कॉल करके दिखाया, ऊपर से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वीपिंग बार्किंग ईटिंग, मेरे तीनों प्रिंट हो गए। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये सब आखिर हम यूज क्यों कर रहे हैं यार? क्या रीजन है इसका? देखिए प्रोग्राम में कभी कभी होता क्या है कि आपको बीच में एडिशन करना पड़ जाता है। तो ये थोड़ी ना है कि आप जहां मर्जी कर दोगे। तो बीच में एडिशन करने के लिए मान लो तो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स ना बने, तो इसीलिए आप क्लास मतलब ड्राइव क्लास बनाते हो, मल्टी लेवल। ये सारे ऑप्शन हमें इसी तरह सिखाते हैं कि प्रोग्राम को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। आई होप कि आपका ये इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मल्टीपल। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे, जिस तरह हायरार्किकल। तो हायरार्किकल में देखिए होता क्या है, हायरार्किकल में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मोर कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, देखिए पहला क्लास बनाया, फिर दूसरा ड्राइव, फिर यहाँ पे ड्राइव्ड दूसरा का बनाया, मतलब पहला ड्राइव्ड क्लास हो गया, दूसरा ड्राइव्ड क्लास हो गया। यहाँ पे ये क्लियर है। और एक बेस क्लास बनाया था मैंने, तो बेस क्लास मेरा ये है और एक ड्राइव्ड ये है और दूसरा ड्राइव्ड ये है। तो इसमें देखिए बिहेवियर में हायरार्किकल में कहाँ क्या मेथड में ईट कर रहा है, बाहर कर रहा है, फिर वॉइड डिस्प्ले में ईट मियाओ कर रहा है। तो देखिए मैंने और डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कैट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये क्या कर रहा है सी आउट में हायरार्किकल इनहेरिटेंस में, मतलब हायरार्किकल में आपको सिंपल समझाऊं तो देखिए एक मान लो सपोज दैट एक साइट है HTTP करके, ठीक है ना। तो उन्होंने करा क्या है कि आप कुछ भी सर्च करेंगे, एक कंटेंट अगर HTTP पे चला गया तो वो तो बहुत ज्यादा रनिंग इंटरनेट डाउन हो जाएगा। तो उसने क्या करा है कि मीडिया को अलग कर दिया है, साइंटिस्ट को अलग कर दिया है और रॉ को अलग कर दिया है, मतलब हर एक को अपना IP एड्रेस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो वो क्या एक हायरार्किकल कंडीशन में, तो इसी तरह ये हायरार्किकल कंडीशन में आपका प्रिंट हो रहा है। और हाइब्रिड क्या है, तो हाइब्रिड तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आता है, ये आपका एम्बिग्यूटी होता है, मतलब कि कंफ्यूजन ज्यादा है। देखिए 2 क्लास 3 क्लास बने, फिर ड्राइव्ड क्लास 1 बनेगा, 2 बनेगा,
बनेगा, 3 बनेगा, इसी तरह आप बना सकते हैं। उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरे का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, काम वैसे ही करेगा, लेकिन क्या है वो अब एक हाइब्रिड। रन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह अपना प्रिंट होगा। आप देखिए यहाँ पे तो फंक्शन ए बी क्लास डी, फिर क्लास सी है, ए है, डी है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मतलब सी आया, ए आया, सी आया, ए आया, बी आया, डी आया, इसी तरह। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आना चाहिए आपको। इसके बाद आता है डिस्टिंग बिटवीन ओवरलोड फंक्शन एंड फंक्शन टेम्पलेट्स विद द हेल्प ऑफ सिचुएबल प्रोग्राम। 5 मार्क्स का है। देखिए ओवरलोड का मतलब क्या हुआ। ओवरलोड फंक्शन, देखिए फंक्शन तो आपको पता है ना कि प्रोग्राम में फंक्शन क्या होता है। मान लो इंट ऐड दिया और उसमें a प्लस बी किया तो वो आपका एक फंक्शन हो गया। ओवरलोड क्या है, मतलब एक बाइक में अगर 2 अलाउड है, ठीक है ना, आप 3 कर दे तो ओवरलोड हो गया। इन C++ फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउ यू टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। देखिए पैरामीटर मैंने आपको पहले समझाया, केयरफुली देखा है तो आपको पैरामीटर पता चल गया होगा कि पैरामीटर क्या है। पैरामीटर के अंदर आपने कुछ फंक्शन दिया, इंट ए, इंट बी, डिफरेंट पैरामीटर, और एक और पैरामीटर दिया डिफरेंट दिया, मतलब सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अब सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, हमें प्रोग्राम के जरिए समझा दीजिए। तो चलिए वो भी समझाता हूं। पहले फंक्शन टेम्पलेट क्या है ये देखिए। एक टेम्पलेट एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पे आप वन टाइम डिफाइन करेंगे और मल्टीपल फंक्शन जो है ना आपके काम करके दे देगा। इंस्टेंट ऑफ मैनुअली आप इंट, स्ट्रिंग, डबल, इन सब का यूज करें। तो सर ये काम कैसे करता है, तो चलो प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। एक फंक्शन ये है, इसको याद रखिए, ये एक फंक्शन है मतलब इंट में, और ये क्या एक मेथड है, मतलब इंट क्या प्री डिफाइंड है, और ऐड क्या है एक मेथड है जहां पे ऐड होगा। ऐड मेथड कुछ भी हो सकता है, मेथड में आप कुछ भी लिख सकते हो, सब्सट्रैक्ट लिखो कुछ भी। तो मैंने ऐड में ऐड लिखा मेथड में, जहां पे मैंने कहा कि इंट में एक ए की वेरिएबल है, एक बी की है, और रिटर्न में ए प्लस बी कर दो। चलो जी मान लिया, ठीक है। फिर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, वहां पे मैंने डबल में ऐड किया। अब सर ये डबल क्या होता है, तो अगर आपने इसका सिंटैक्स नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लेक्स होगा। डबल होता है जो लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंटेन करके रखता है। इसमें फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। डबल में ए और डबल में बी हो जाए तो रिटर्न ए प्लस बी कर दो। चलो जी ठीक है, ये भी मान लिया। फिर तीसरा फंक्शन बनाया मैंने स्ट्रिंग ऐड में। एक स्ट्रिंग किस लिए यूज करते हैं, करेक्टर वर्ड में, कि करेक्टर को ऐड करना हो, एच को ऐड करना हो, बी को ऐड करना हो, मतलब करेक्टर से रिलेटेड मैनिपुलेट के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ए है और स्ट्रिंग बी है मान लिया, तो रिटर्न ए प्लस बी कर दो। तो मैंने क्या कहा था, विद द सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। विद द सेम नेम मेथड सेम नेम, इसे मेथड ओवरलोडिंग भी कह देंगे आप। सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर, भाई पैरामीटर एक ये है, यहाँ पे इंट ए और इंट बी दे रहा हूं मैं पैरामीटर में, और इस पैरामीटर के अंदर डबल ए और डबल बी, इसके अंदर मतलब डिफरेंट पैरामीटर है और सेम नेम, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो मेन मेथड में मैंने सी आउट में इंटीजर में करा क्या, मैंने बोला कि ऐड कर दो 5 और 10, ठीक है। डबल के भी अंदर में ऐसे ही कर दो, 3 पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट आ जाएगा, और स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हेलो वर्ड कर दो। तो ये वाला अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। विद द सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग भी यही है आपका, क्योंकि मेथड भी तो सेम नेम है भाई मेरा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब कुछ पे हो गया, और ये कनकनेट हो गया। कनकनेट का मतलब होता है इन दोनों को इसने जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, तो स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, ए बी को जहां देंगे तो वो दोनों जोड़ देगा। नेक्स्ट उसने पूछा था टेम्पलेट। तो टेम्पलेट काम क्या करता है, तो देखिए टेम्पलेट का कुछ अपने फंक्शन होते हैं। तो टेम्पलेट को हम ये फंक्शन है, प्री डिफाइंड है। यहाँ पे अगर आप टेम्पलेट लिखेंगे तो ये जो अपना लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे टाइप नेम देके आपको टी लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इसको रट लीजिएगा। तो इस टी को मैंने करा क्या, यहाँ लिखे मैंने करा कि एक फंक्शन ऐड का काम करेगा। लेकिन ऐड का क्या, तो टी के अंदर एक ए की वैल्यू होगी और एक बी की होगी, और वहां पे रिटर्न ए प्लस बी हो जाएगा मान लिया जी। अब मैं करूंगा क्या कि एडिशन कर दूंगा, डबल कर दूंगा, स्ट्रिंग कर दूंगा। अब यही देखेंगे कि पहले वाला जो फंक्शन था वो कैसे काम कर रहा था, अलग अलग करके था। तो इसीलिए देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे ओवरलोड का फंक्शन कहाँ गया, ओवरलोड में आप देखिए कि कितने पैरामीटर फंक्शन दे रहे थे, 1 2 3 दिए थे। और देखिए टेम्पलेट में आपने फर्स्ट सिर्फ एक जगह फंक्शन में दिया और
तीनों चीज प्रिंट हो गई। अगर आप केयरफुली देख रहे हैं तो देखिए कितना मजा आ रहा है। क्वेश्चन भी एग्जामिनर भी पूछने वाला एकदम गजब पूछता है। तो टेम्पलेट में मैंने वन टाइम में ही यहाँ पे अपना डिफाइन कर दिया फंक्शन में, और यहाँ पे मैंने उसकी सारी वैल्यू दे दी। राइट क्लिक करके रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम वैसे ही रन हो जाएगा। देखिए तो कितना ईजी हो गया। तो यही होता है टेम्पलेट का कुछ फायदा। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करिएगा फ्रेंड, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। बाकी बीसीए से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और आप यकीन मानिए कि इसमें आपको क्वेरी से लेके सारी रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक सारे वीडियो मिल जाएंगे। बस थोड़ा लेट होगा लेकिन आते रहेंगे सारे के सारे आपके पास। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि सिनोप्सिस का वीडियो जरूर देखिएगा, ये 2 नंबर, क्योंकि सिनोप्सिस आपके में भी है, मैंने कंफर्म किया था जो बीसीए न्यू स्टूडेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी इसका मैंने अपलोड कर दिया। और बाकी आपको फिर प्रोजेक्ट कैसे बनाना, ये 5th में है, कहीं सिलेबस में नहीं दिया रहेगा। बस ये है कि आपको पता रहना है, और वो आपको 5th में करेंगे तभी आप 6th के लिए एलिजिबल होंगे। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।